हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जी के क्यूज़ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक बार फिर मैं आपके सामने उपस्थित हूँ फ्रेंड्स, बिहार शिक्षक भर्ती 3.0 को लेकर के। और आज हम इस वीडियो में काफ़ी अति महत्वपूर्ण टॉपिक बात करने वाले हैं, प्रमुख आंदोलन, घटनाएं एवं समझौते की। यानी कह सकते हैं फ्रेंड्स, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं और पूरे डिटेल वाइज क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। तो यकीन मानिए फ्रेंड्स, आप वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। अंत में यदि वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। ठीक है ना। तो चलिए देरी न करते हुए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है फ्रेंड्स कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की मैं बात करूं तो याद रखिएगा 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। हालांकि फ्रेंड्स, जब इसकी स्थापना होती है ना, तो उस समय इसका नाम था भारतीय राष्ट्रीय संघ। ठीक है ना। 1884 के अंदर एलन ऑक्टेवियम ह्यूम ने इसका नाम रखा था भारतीय राष्ट्रीय संघ। लेकिन दादा भाई नौरोजी ने 1885 की जो प्रथम बैठक होता है, यानी प्रथम अधिवेशन होता है, तो उस दौरान भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदल करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस करने की सिफारिश करते हैं। याद रखिएगा, उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी कांग्रेस क्यों चुना, संघ के स्थान पे कांग्रेस क्यों चुना, क्योंकि फ्रेंड्स जो कांग्रेस शब्द था ना, ये उस समय उत्तरी अमेरिका में बड़ा प्रचलित शब्द था। और उत्तरी अमेरिका में जिसका अर्थ होता था, याद रखिएगा, जिसका अर्थ होता था जनता का समूह। क्या होता था? जनता का समूह। इसीलिए दादा भाई नौरोजी के सिफारिश पर इसका नाम बदल करके कर दिया गया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो इतना आपको याद रखना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं, डिटेल में कवर करते हैं। तो बात करें अगर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, तो याद रखिएगा इसकी जो पहली बैठक हुई थी वो हुई थी 28 दिसंबर 1885 को हुई थी इसकी पहले बैठक। गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज मुंबई के अंदर हुई थी। ठीक है ना। हालांकि फ्रेंड्स, ये बैठक जो 1885 वाली होनी थी ना, ये होनी थी पूना के अंदर। कहाँ होनी थी? पूना के अंदर प्रस्तावित थी। लेकिन पूना में प्लेग महामारी की फैलने की वजह से इस बैठक को मुंबई में आयोजित किया गया, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज के अंदर। ठीक है ना। अगर मैं बात करूं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का संस्थापक किसे माना जाता है, तो ए.ओ. ह्यूम को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का संस्थापक माना जाता है, जिसका पूरा नाम है एलन ऑक्टेवियम ह्यूम, जो कि स्कॉटलैंड के निवासी थे। ये भी आपको याद रखना है। और 3-4 क्वेश्चन और आपको याद रखना है एलन ऑक्टेवियम ह्यूम से। याद रखिएगा, पहली बात कि इनको हर्मिट ऑफ शिमला के नाम से जाना जाता था। ठीक है ना। हर्मिट ऑफ शिमला के नाम से जाना जाता है। दूसरा, पक्षी विज्ञान का जनक भी कहा जाता था। और तीसरा फ्रेंड्स, याद रखिएगा, इनको जनता का मित्र माना जाता था। ठीक है ना। क्या माना जाता था? जनता का मित्र। तो ये भी आपको याद रखना है। साथ ही साथ फ्रेंड्स, मैंने आपको बता दिया कि पहले जब स्थापना हुई थी तो इसका नाम था भारतीय राष्ट्रीय संघ, बाद में बदल करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया दादा भाई नौरोजी की सिफारिश पर। वहीं एक प्रश्न आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी तो उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो वो था फ्रेंड्स लॉर्ड डफरिन। कौन था? लॉर्ड डफरिन उस समय वायसराय था। प्रथम प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी ने किया था प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता। वहीं कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाले पहले मुस्लिम कौन थे? तो याद रखिएगा, वो थे बदरुद्दीन तैयब जी। कौन था? बदरुद्दीन तैयब जी, जिन्होंने फ्रेंड्स याद रखिएगा 1887 के अधिवेशन की अध्यक्षता किया था बदरुद्दीन तैयब जी ने। वहीं प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन बना था? तो जॉर्ज यूल। कौन बना था? जॉर्ज यूल, या इन कहीं कहीं आपको जॉर्ज यूले भी मिल जाएगा, जो कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष बने थे। इन्होंने 1888 के अधिवेशन की अध्यक्षता किया था। तो ये भी आपको याद रखना है। वहीं प्रथम महिला अध्यक्ष की बात करें कि कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी थी, तो वो बनी थी एनी बेसेंट। कौन बना था फ्रेंड्स? एनी बेसेंट, जिन्होंने कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की है। अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स कि इन्होंने किस अधिवेशन की अध्यक्षता किया था, तो याद रखिएगा, इन्होंने 1917 के अधिवेशन की अध्यक्षता किया था प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट ने। वहीं प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष अगर आपसे पूछ ले तो वो थी फ्रेंड्स सरोजिनी नायडू। कौन थी? सरोजिनी नायडू, जिन्होंने फ्रेंड्स याद रखिएगा 1925 के अधिवेशन की अध्यक्षता किया था। तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स पहले क्वेश्चन की व्याख्या इतना आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है कि 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय के शासनकाल में हुआ था? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, 1905 का जो बंगाल विभाजन हुआ था वो लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में हुआ था। यानी उस समय लॉर्ड कर्जन जो था वो भारत का वायसराय था। यानी विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। याद रखिएगा, डिटेल में बात करते हैं तो जो फ्रेंड्स बंगाल था ना, बंगाल को 2 भागों में बांट दिया गया। एक तो था पश्चिमी बंगाल और दूसरा बना दिया गया पूर्वी बंगाल। तो पश्चिमी बंगाल के अंतर्गत
पश्चिम बंगाल के साथ साथ बिहार, उड़ीसा का भी क्षेत्र आता था, जबकि पूर्वी बंगाल के साथ साथ पूर्वी बंगाल और असम के क्षेत्र आते थे, ठीक है ना। वहीं पश्चिमी बंगाल की राजधानी बनाया गया कलकत्ता, जबकि पूर्वी बंगाल की राजधानी बनाया गया ढाका, ठीक है ना। तो पश्चिमी बंगाल में जो कुल जनसंख्या थी वो कितनी थी? 5,40,00,000, और पूर्वी बंगाल में कितनी जनसंख्या थी? 3,10,00,000 थी, ठीक है ना। जबकि याद रखिएगा पश्चिमी बंगाल में मात्र 90 लाख मुसलमान थे, यानी कह सकते हैं कि जो पश्चिमी बंगाल था वो हिंदू बाहुल्य क्षेत्र था, जबकि पूर्वी बंगाल जो था फ्रेंड्स यहाँ पे 1,20,00,000 हिंदू थे, यानी इस प्रकार कह सकते हैं कि यहाँ जो पूर्वी बंगाल था ये मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र था। तो इससे सीधा सीधा आप समझ सकते हैं कि जो बंगाल विभाजन एकमात्र बहाना था, केवल हिंदू और मुस्लिम की एकता को डगमगाना था, यह उद्देश्य था लॉर्ड कर्जन का, ठीक है ना। चलिए और डिटेल में अगर मैं बात करूं तो क्या उद्देश्य था 1905 के बंगाल विभाजन का? तो उद्देश्य था मुस्लिम हिंदू और मुस्लिम की एकता को तोड़ना चाहते थे अंग्रेज। उस समय वायसराय कौन था? तो सबको पता है, लॉर्ड कर्जन था। और यह बंगाल विभाजन कब लागू होता है? तो फ्रेंड्स 16 अक्टूबर 1905 को। जब 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन लागू होता है तो संपूर्ण देश में यानी पूरे देश में रोष एवं विरोध की भावना उत्पन्न हो जाती है, और 16 अक्टूबर 1905 को शोक दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है ना। साथ ही साथ फ्रेंड्स 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन लागू होने के उपलक्ष्य में रविंद्रनाथ टैगोर के आह्वान पर रक्षाबंधन दिवस मनाया जाता है, यानी हिंदू भाई जो है मुस्लिम भाइयों के हाथों पे यानी कलाइयों पर राखी बांधते हैं, जबकि मुस्लिम भाई हिंदू भाइयों के कलाइयों पर राखी बांधते हैं, ताकि हिंदू मुस्लिम की एकता को बनाए रखा जा सके, इसलिए ऐसा आह्वान किया था रविंद्रनाथ टैगोर ने, ठीक है। अगर रविंद्रनाथ टैगोर की बात करें फ्रेंड्स तो याद रखिएगा इन्होंने बंगाल विभाजन के अवसर पर ही अमार सोनार बंगला नामक एक गीत लिखा था, जो कि बाद में बांग्लादेश का राष्ट्रगान बना। रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत के राष्ट्रगान भी लिखा है। तो रविंद्रनाथ टैगोर ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने बांग्लादेश का भी राष्ट्रगान लिखा है और अपने भारत देश का भी राष्ट्रगान लिखा है, तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है मुस्लिम लीग की स्थापना कब किया गया था? तो फ्रेंड्स मुस्लिम लीग की स्थापना की मैं बात करूं तो ये किया गया था 1906 में, यानी विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। मुस्लिम लीग की स्थापना कब किया गया था फ्रेंड्स? तो 1906 ईस्वी में किया गया था। डिटेल में बात करते हैं। बंगाल विभाजन की घोषणा के पश्चात मुसलमानों का एक शिष्टमंडल जिसमें 36 लोग शामिल थे, ये फ्रेंड्स आगा खां के नेतृत्व में 1 अक्टूबर 1906 को तत्कालिक वायसराय लॉर्ड मिंटो से जाकर मिलते हैं, और मिलने के बाद वहाँ से उनका मांगना था कि प्रांतीय व स्थानीय निकायों में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की मांग करते हैं, ठीक है ना। पृथक निर्वाचन मंडल का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? याद रखिएगा इनका कहना था कि पृथक निर्वाचन मंडल हमें दिया जाए, यानी कि जो प्रत्याशी है वो भी मुस्लिम हो और वोट देने वाला भी क्या हो? मुस्लिम हो। तो ये कहा जाता है पृथक निर्वाचक मंडल, ठीक है ना। साथ ही साथ मुस्लिम लीग की अगर मैं स्थापना की बात करूं तो 30 दिसंबर 1906 को मुस्लिम लीग की स्थापना होती है। आगा खां व ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खां और मोहसिन उल मुल्क के नेतृत्व में मुस्लिम लीग की स्थापना होती है 30 दिसंबर 1906 को, ठीक है ना। वहीं मोहम्मद अली जिन्ना की बात करें, याद रखिएगा ये 1913 में मुस्लिम लीग में शामिल होते हैं मोहम्मद अली जिन्ना। हालांकि पहली बार मोहम्मद अली जिन्ना जो है ना फ्रेंड्स ये 1906 में, याद रखिएगा 1906 के अधिवेशन में कांग्रेस के अधिवेशन में शामिल होते हैं दादा भाई नेहरूजी के मुख्य सचिव के रूप में, ठीक है ना। जबकि मुस्लिम लीग से कब जुड़ते हैं? तो 1913 में जुड़ते हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन आपके सामने है कांग्रेस का विभाजन कब और किस अधिवेशन में हुआ था? तो फ्रेंड्स कांग्रेस का जो विभाजन है ना यह सूरत अधिवेशन 1907 में हो गया था ना, यानी 1907 की सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हो गया था, यानी विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कांग्रेस दो भागों में टूट गया था, एक था नरम दल, याद रखिएगा एक नरम दल और दूसरा था गरम दल, ये दो भागों में टूट गया था, ये भी आपको याद रखना है। तो याद रखिएगा कांग्रेस का जब विभाजन हुआ था सूरत अधिवेशन में तो उस समय अध्यक्षता कर रहे थे रास बिहारी घोष। कौन कर रहा था? रास बिहारी घोष जो अध्यक्षता कर रहे थे, और दो भागों में कांग्रेस बढ़ गया, एक तो गरम दल और दूसरा था नरम दल। तो गरम दल की मैं बात करूं फ्रेंड्स तो गरम दल के अंतर्गत आपको 4 नेताओं को याद रखना है, यानी कि उग्रवादी या नरमपंथी के नेता थे। ये नरम दल होगा ना, ये नरम दल होगा, एक गरम दल होगा, उल्टा हो गया है, ये क्या हो गया? गरम दल, ठीक है ना। तो याद रखिएगा नरम दल के अंतर्गत आप कौन कौन नेता आते थे? तो उदारवादी या नरमपंथी नेता आते थे, जबकि गरम दल के अंतर्गत जो फ्रेंड्स उग्रवादी नेता आते थे। कौन से नेता? उग्रवादी नेता। तो उग्रवादी नेताओं में फ्रेंड्स आपको 4 नाम याद रखने हैं। एक तो बाल लाल पाल, यानी बाल से हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक, लाल से हो जाएगा लाला लाजपत राय, जबकि
पाल से हो जाएगा बिपिन चंद्र पाल, और साथ साथ अरबिंदो घोष। अगर ये 4 नाम आपको याद है तो फ्रेंड्स इसके बाद जो नेता बचते हैं ना वो किसके हो जाएंगे, तो वो नरम दल के नेता हो जाएंगे। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं इतना आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने किस ब्रिटिश जज पर बम मारा था। तो याद रखिएगा खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने जो है फ्रेंड्स किंग्सफोर्ड पे, या याद रखिएगा किंग्सफोर्ड के ऊपर बम फेंका था। तो यानी विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। डिटेल में बात करते हैं। शहीद खुदीराम बोस भारत के ब्रिटिश शासन का विरोध करने वाले सबसे युवा क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी थे। इनका जन्म 3 दिसंबर 1889 को पश्चिम बंगाल के मिदनापुर जिले में हुआ था। 30 अप्रैल 1908 को खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के न्यायाधीश था डीएच किंग्सफोर्ड जिस पर बम फेंका था, लेकिन किंग्सफोर्ड फ्रेंड्स बच गया ना, बच गया तो प्रफुल्ल चाकी वहाँ से भाग निकले। जब दोनों लोग वहाँ से भागते हैं तो प्रफुल्ल चाकी जो है ना वो अंग्रेज पुलिस अधिकारियों से घिर जाते हैं। जब घिर जाते हैं तो इन्होंने फ्रेंड्स अपने आप को गोली मार करके अपनी क्या कर लेते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं प्रफुल्ल चाकी, जबकि खुदीराम बोस वहाँ से भाग निकलते हैं। जब वहाँ से भागते हैं फ्रेंड्स तो एक की स्टेशन पर जाके रुकते हैं और रेलवे की पटरी पकड़ करके जब स्टेशन पर पहुँचते हैं तो वहाँ पर उनकी नींद लग जाती है, और ज्यों ही उनकी आँख खुलती है तो वे कभी रेडियो पे एक समाचार सुनते हैं। रेडियो पे समाचार सुनते हैं कि क्या, वो तेज से उनके मुंह से निकल जाता है, क्या किंग्सफोर्ड बच गया, क्या किंग्सफोर्ड बच गया। और वहाँ के आसपास लोग जब उनको देखते हैं तो वहाँ अंग्रेज के अधिकारियों को यानी अंग्रेजी पुलिस को जो है सूचना दे देते हैं और वहीं पर आकर के उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है और इसको मुजफ्फरपुर जेल भेज दिया जाता है, जिसे मुजफ्फरपुर षड्यंत्र के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना। याद रखिएगा 11 अगस्त 1908 को महज 18 साल की आयु में उनको फांसी पर लटका दिया जाता है, जो कि खुदीराम बोस को सबसे कम उम्र में फांसी पाने वाले क्रांतिकारी बना देता है। तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, बंगाल का विभाजन कब रद्द किया गया था। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, बंगाल का जो विभाजन है ना ये 1911 में रद्द किया गया था। 1911 के दौरान जो याद रखिएगा दिल्ली दरबार लगा था। 1911 में दिल्ली दरबार लगा था और ब्रिटेन के जो राजा थे जॉर्ज पंचम वो भारत आए हुए थे। तो पहला ऐसा अवसर था जब किसी ब्रिटेन के राजा ने दिल्ली दरबार में शामिल हुए थे। तो 1911 के दिल्ली दरबार में शामिल हुए थे, उन्होंने ही जो बंगाल विभाजन था ना इसको रद्द कर दिया गया और वापिस से याद रखिएगा, और वापिस से फ्रेंड्स 22 मार्च 2012 को 22 मार्च 1912 को 22 मार्च ठीक है ना 1912 को फिर से बंगाल को 2 भागों में बांट देता है। एक आपका बन जाता है बिहार और दूसरा बन जाता है आपका पश्चिम बंगाल, ठीक है ना। एक आपका बन जाता है बिहार और एक बन जाता है पश्चिम बंगाल। इसीलिए प्रतिवर्ष 22 मार्च को वर्ष 2010 से प्रतिवर्ष बिहार दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद गांधी जी का भारत में सफल सत्याग्रह कौन सा था। याद रखिएगा जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस लौटे थे तो उस समय इनका सफल सत्याग्रह पहला था चंपारण सत्याग्रह। क्या था फ्रेंड्स, चंपारण सत्याग्रह। याद रखिएगा महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से 9 जनवरी 1915 को लौटकर भारत आए, इसलिए 9 जनवरी को प्रतिवर्ष प्रवासीय भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। महात्मा गांधी द्वारा चंपारण सत्याग्रह 19 अप्रैल 1917 को शुरू किया गया था। इस सत्याग्रह का उद्देश्य था कि नील की खेती करने वाले किसानों को न्याय दिलाना, क्योंकि अंग्रेज जो थे ना फ्रेंड्स ना वो 3/20 यानी कह सकते हैं कि 3 हिस्से पर नील की खेती करना अनिवार्य कर दिया था, ठीक है ना। नील की खेती करना अनिवार्य यानी किसान जो थे वो नील की खेती करना नहीं चाहते थे, क्योंकि जिस हिस्से पर नील की खेती की जाती थी वह हिस्सा जो था वो बंजर हो जाता था, ठीक है ना। इसी के विरोध में गांधी जी, हालांकि गांधी जी जो जब चले गए थे फ्रेंड्स, कब जाते हैं तो याद रखिएगा 1993 में जो है एक गांधी जी दक्षिण अफ्रीका चले जाते हैं। इस दौरान वो 3 बार भारत आते हैं। एक बार जब 1997 आते हैं भारत तो अपने बीवी बच्चों को लेकर जाते हैं, और जब दूसरी बार 1901 में भारत आते हैं तो ये कांग्रेस के अधिवेशन में भाग लेते हैं, ठीक है ना। जबकि याद रखिएगा लास्ट बार 1915 में 9 जनवरी को आते हैं, इसीलिए प्रतिवर्ष 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। और उसके बाद 1917 में याद रखिएगा 1917 में ये प्रथम चंपारण सत्याग्रह यानी प्रथम सत्याग्रह चालू करते हैं, चंपारण सत्याग्रह इनका पहला सत्याग्रह, ठीक है ना। ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है,
भारत में होम रूल आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया? फ्रेंड्स याद रखिएगा, भारत में होम रूल आंदोलन जो है ना, ये बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट दोनों लोगों के द्वारा शुरू किया गया था। यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। बाल गंगाधर तिलक फ्रेंड्स ये पूना से अपना होम रूल लीग की स्टार्ट किया था, जबकि एनी बेसेंट कहाँ से की थी? तो मद्रास से की थी। ये भी आपको याद रखना है। यही प्रश्न आपसे पूछ लिया था फ्रेंड्स कि बाल गंगाधर तिलक ने कहाँ से अपने होम रूल लीग की शुरुआत किया था? तो पूना से शुरुआत किया था। ये TRE 1 में पूछा गया प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं, डिटेल में बात करते हैं। फ्रेंड्स याद रखिएगा, होम रूल लीग आंदोलन प्रथम विश्व युद्ध के समय प्रथम भारतीय प्रतिक्रिया थी, जो कि आयरलैंड के होम रूल से प्रेरित थी। इस आंदोलन का उद्देश्य राजनीतिक शिक्षा और सार्वजनिक बैठक आदि के माध्यम से स्वशासन को प्राप्त करना था। होम रूल लीग की शुरुआत की बात करें तो इसकी शुरुआत 1916 में होती है। बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा किया गया था। तो मैंने आपसे बताया कि बेलगांव के पूरे से होम रूल लीग की शुरुआत करते हैं बाल गंगाधर तिलक, वहीं मद्रास से होम रूल लीग की शुरुआत करती हैं एनी बेसेंट। तो ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, काला कानून के नाम से किस एक्ट को जाना जाता है? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, काला कानून के नाम से जो रोलेक्ट एक्ट आता है ना, इसी को काला कानून के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा फ्रेंड्स, रोलेक्ट एक्ट के विरोध बहुत ज़्यादा होता है भारत के अंदर, इसको काला कानून की संज्ञा दिया जाता है। ठीक है ना। ये क्या था फ्रेंड्स, याद रखिएगा, यानी रोलेक्ट एक्ट जब आया ना, तो किसी को भी संदेह के आधार पर रोलेक्ट एक्ट के तहत गिरफ्तार किया जा सकता था और उसको 2 साल के लिए जेल में डाला जा सकता था। ठीक है ना, केवल संदेह के आधार पे। और जो व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है उस व्यक्ति को न तो अपील करने का अधिकार था, न तो दलील पेश करने का अधिकार था, न ही वकील करने का अधिकार था। ठीक है ना, इसलिए रोलेक्ट एक्ट को बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील का कानून कहा गया था। तो ये भी आपको याद रखना है। अगर डिटेल में बात करें फ्रेंड्स तो याद रख लेगा, मार्च 1919 में अंग्रेज ने भारत में उभर रहे राष्ट्रीय आंदोलन को कुचलने के लिए रोलेक्ट एक्ट बनाया था। इस कानून के तहत किसी भी व्यक्ति को संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता था। अगर रोलेक्ट एक्ट की बात करें तो कब लागू हुआ था? तो ये लागू हुआ था 21 मार्च 1919 को लागू किया गया था। ठीक है ना। रोलेक्ट एक्ट का आधिकारिक नाम भी पूछा जाता है, तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, इसका आधिकारिक नाम था अराजक और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम। ठीक है ना, 1919। या फिर बात करें अनार्कियल एंड रेवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919। ठीक है ना, इसका जो था ये फ्रेंड्स आधिकारिक नाम था। इस एक्ट को बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील का कानून कहा गया। इस कानून के तहत 10 अप्रैल 1919 को पंजाब के 2 लोकप्रिय नेता डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार किया गया था। ठीक है ना, तो ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, याद रखिएगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस दिन घटित हुआ था? तो फ्रेंड्स जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है ना, वो 13 अप्रैल 1919 को घटित किया हुआ था। यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। याद रखिएगा, अभी मैंने बताया फ्रेंड्स कि 2 नेता यानी सत्यपाल मलिक और सैफुद्दीन किचलू को जब गिरफ्तार कर लिया गया तो इनकी गिरफ्तारी के विरोध में, इनकी गिरफ्तार का विरोध करने के लिए जलियांवाला बाग स्थान अमृतसर में जो है फ्रेंड्स 13 अप्रैल 1919 को शांतिपूर्वक सभा चल रही थी और उस शांतिपूर्वक सभा में जनरल डायर ने अंधाधुंध गोलियां चलवा देता है। ठीक है ना, जिससे कि लगभग 1000 से ज़्यादा लोग की मृत्यु हो जाती है। अगर आगे बढ़ते हैं, डिटेल में बात करते हैं, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन हुआ था। तो ये आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है कि किस दिन हुआ था, तो बैसाखी के दिन हुआ था। रोलेक्ट एक्ट के तहत पंजाब के 2 लोकप्रिय नेता डॉक्टर सत्यपाल मलिक और सैफुद्दीन किचलू को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है और इन नेताओं की गिरफ्तारी के बाद जनता में काफ़ी आक्रोश हो जाता है ना, और इसके विरोध में पंजाब के अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक सभा बुलाई गई जहां पर एक शांतिपूर्वक विरोध कर रहे लोगों पर जनरल डायर ने अंधाधुंध गोलियां चलवा देता है। ठीक है ना, परिणाम स्वरूप 1500 लोग मारे जाते हैं, लेकिन सरकारी आंकड़ों के अनुसार बताया जाता है कि महज 379 लोग ही मारे गए। ठीक है ना, हालांकि कांग्रेस की जो समिति बनी थी उस समिति के अनुसार 1000 लोग मारे गए थे, ऐसा बताया गया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय कौन था? तो वो था फ्रेंड्स लॉर्ड चेम्सफोर्ड। कौन था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड जो था वो जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय था। इस घटना की जांच के लिए अंग्रेजों द्वारा एक कमीशन बनाया गया जिसका नाम रखा गया हंटर कमीशन। और इस सभा की मुखबिरी किसने किया था? कि हंसराज नामक, याद रखिएगा, हंसराज नामक व्यक्ति ने इस जो सभा चल रही थी, शांतिपूर्वक विरोध प्रदर्शन चल रहा था जलियांवाला बाग में, इसका मुखबिरी किया था हंसराज नामक व्यक्ति ने। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है।
आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है खिलाफत आंदोलन के संस्थापक कौन थे। तो फ्रेंड्स खिलाफत आंदोलन के संस्थापक थे अली बंधु। कौन थे? अली बंधु, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए डिटेल में बात करते हैं। खिलाफत आंदोलन तुर्की के खलीफा के पद के समर्थन में अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन था। उस समय तुर्की के खलीफा को सारे विश्व में मुसलमानों का धार्मिक गुरु माना जाता था। ठीक है ना। और उनके ऊपर अंग्रेजों द्वारा जो बुरा व्यवहार किया जा रहा था, इसी के खिलाफ में खिलाफत आंदोलन चलाया जा रहा था, जिसका नेतृत्व तो अली बंधुओं के द्वारा किया जा रहा था। याद रखिएगा, यानी कि खिलाफत आंदोलन को शुरू किया था भारत में किसने? तो अली बंधु ने, या जिसमें शौकत अली और मोहम्मद अली के द्वारा शुरू किया गया था। कब किया गया था? तो 1919 ईस्वी में किया गया था। बाद में इसका नेतृत्व तो गांधी जी के द्वारा किया गया, क्योंकि गांधी जी चाहते थे कि मुस्लिम को भी अंग्रेजों के विरुद्ध राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल किया जाए, यानी अंग्रेजों के विरुद्ध राष्ट्रीय आंदोलन में जो मुस्लिम है ना, इनको भी जोड़ करके मुस्लिम लोगों को भी अपने साथ जोड़ा जाए, इसलिए उन्होंने नेतृत्व किया था। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है असहयोग आंदोलन कब शुरू किया गया था। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, असहयोग आंदोलन की शुरुआत होता है अगस्त 1920 में, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। डिटेल में बात करते हैं। असहयोग आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में अगस्त 1920 में की गई थी। यह आंदोलन अहिंसक होना था फ्रेंड्स ना, जिसमें भारतीयों को अपने अपने खिताबों, अपनी उपाधियों का त्याग करना था, सरकारी सेवाओं का त्याग करना था, विदेशी सामान का बहिष्कार करना था और चुनावों का बहिष्कार करना था। ठीक है ना, ताकि अंग्रेजी सत्ता का विरोध किया जा सके। हालांकि गांधी जी ने अपने केसर ए हिंद की उपाधि इसी आंदोलन के दौरान वापस कर दी थी। तो प्रश्न पूछा जाता है कि गांधी जी ने केसर ए हिंद की उपाधि कब लौटाई थी। तो असहयोग आंदोलन की शुरू होने पर गांधी जी ने केसर ए हिंद की उपाधि लौटा दी थी, जो कि ये अंग्रेजों के द्वारा दिया गया था। ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है गांधी जी ने केसर ए हिंद की उपाधि कब लौटाई थी। तो मैंने अभी आपको बताया फ्रेंड्स, जब असहयोग आंदोलन की शुरुआत होती है, तो असहयोग आंदोलन के आरंभ होने पर ही गांधी जी ने केसर ए हिंद की उपाधि को लौटा दिया था। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है चौरी चौरा की घटना कब घटित हुई। फ्रेंड्स याद रखिएगा, चौरी चौरा की जो घटना है ना, एक घटित हुई थी 5 फरवरी 1922 को। हुआ क्या था फ्रेंड्स कि जो याद रखिएगा, जब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चलाया था, तो इस आंदोलन के दौरान अगस्त 1920 को जो असहयोग आंदोलन चलाया गया था, इस आंदोलन के दौरान चौरी चौरा, गोरखपुर के चौरी चौरा नामक स्थान से जो भीड़ थी वो शांतिपूर्वक अपना प्रदर्शन करते हुए आगे की तरफ बढ़ रही थी। लेकिन वहीं पर चौरी चौरा एक पुलिस थाना था, और उस पुलिस थाने ने फ्रेंड्स याद रखिएगा, पुलिसकर्मियों ने इस भीड़ पर लाठीचार्ज कर दिया, और जिससे भीड़ गुस्सा हो गई, और गुस्साई भीड़ ने उन पुलिसकर्मियों को उसी थाना में बंद करके जिंदा जला दिया। यानी लगभग 23 पुलिसकर्मियों को जिंदा जला दिया इन लोगों ने। जबकि यह जो आंदोलन होना था ये अहिंसक होना था, लेकिन ये क्या हो गया फ्रेंड्स, ये हिंसक हो गया ना। इसीलिए याद रखिएगा, इसीलिए 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर के जिले में चौरी चौरा कांड, किसानों के एक जुलूस पर पुलिस वालों द्वारा गोली चलाने पर भीड़ ने पुलिस थाने में आग लगा दी, जिससे कि 22 पुलिसकर्मी मारे गए थे। और इस हिंसक घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। तो ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है स्वराज पार्टी की स्थापना किसने किया था। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, स्वराज पार्टी की स्थापना किया था मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। ठीक है ना। कहानी कुछ ऐसी थी फ्रेंड्स कि जो याद रखिएगा, जो मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम आया था ना, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम, उस अधिनियम के तहत जो फ्रेंड्स ना चुनाव लड़ने के लिए भारतीयों को इजाज़त दी गई थी। तो जो 1922 का अधिवेशन था, इसकी अध्यक्षता कर रहे थे चित्तरंजन दास। चित्तरंजन दास चाहते थे कि हम अपनी आवाज़ को क्यों न चुनाव लड़ करके जीत करके हाउस ऑफ कॉमन्स से उठाते हैं। लेकिन हुआ क्या फ्रेंड्स कि चित्तरंजन दास के बातों को कांग्रेस वाले नहीं मानते हैं। उनको ये डर सताता है कि हो सकता है अगर ये जीत जाते हैं तो जीत करके अंग्रेजों में शामिल हो जाएं, इसलिए वो चुनावों के लिए अनुमति नहीं देते हैं। उसी दौरान जो है चित्तरंजन दास ने इस्तीफा दे दिया, किससे? कांग्रेस से, और अपनी एक नई पार्टी बना दी जिसका नाम था स्वराज पार्टी। तो ये भी आपको याद रखना था, जिसमें अध्यक्ष बनते हैं चित्तरंजन दास और सचिव बनते हैं मोतीलाल नेहरू। ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है वर्ष 1928 में भारत में आए उस कमीशन का नाम बताइए जिसका उद्देश्य भारत की संवैधानिक व्यवस्था में सुधार करना था। तो कौन सा कमीशन था फ्रेंड्स, जो कि कब आया था? तो 1928 में आया था। तो याद रखिएगा, वो था साइमन कमीशन। कौन था? साइमन कमीशन, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। हालांकि साइमन कमीशन कब बना था? तो 1927 में बना था, लेकिन भारत में कब आया था? तो 1928 में आया था।
डिटेल में बात करते हैं साइमन कमीशन। इस कमीशन की नियुक्ति फ्रेंड्स ब्रिटिश प्रधानमंत्री द्वारा 1927 में सर साइमन के नेतृत्व में की गई थी। इस कमीशन में कुल 7 सदस्य थे और यह जो फ्रेंड्स कमीशन है ना, यह 1928 में भारत आया था। अगर मैं इसके मुख्य कार्य की बात करूं तो इसका मुख्य कार्य था भारत की संवैधानिक व्यवस्था में सुधार करना, ठीक है ना। लेकिन साइमन कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य न होने के कारण भारतीयों में रोष पैदा हो गया। इन्होंने साइमन कमीशन वापस जाओ के नारों के साथ विरोध प्रदर्शन करना चालू कर दिया और इस कमीशन को फ्रेंड्स व्हाइट कमीशन की संज्ञा भी दिया गया, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि इसमें कोई भारतीय शामिल नहीं था, इसलिए इसे व्हाइट कमीशन कहा गया। और इसी कमीशन के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लाला लाजपत राय पर पुलिस वालों ने लाठीचार्ज कर दिया, जिससे कि कुछ दिनों के बाद लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजी सरकार के कर वृद्धि के विरोध में किसानों द्वारा बारदौली सत्याग्रह गुजरात कब किया गया था? तो याद रखिएगा 1928 के अंदर। कब किया गया था? 1928 के अंदर किसानों द्वारा अंग्रेजी सरकार का विरोध करने के लिए बारदौली सत्याग्रह गुजरात में शुरू किया गया था, ठीक है। और इसी सत्याग्रह के दौरान फ्रेंड्स सरदार की उपाधि दिया गया था वल्लभ भाई पटेल को बारदौली की महिलाओं के द्वारा। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, किस कांग्रेस के अधिवेशन में 31 दिसंबर 1929 को पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी? तो कांग्रेस का जो लाहौर में अधिवेशन हुआ था, इस लाहौर अधिवेशन के तहत पूर्ण स्वराज की मांग की घोषणा की गई थी 31 दिसंबर 1929 को। ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, दांडी मार्च में गांधी जी के साथ कितने सहयोगियों ने भाग लिया था? तो फ्रेंड्स जब गांधी जी ने दांडी मार्च शुरू किया था ना, उस समय महज 78 सहयोगियों ने भाग लिया था। यानी 78 सहयोगियों के साथ गांधी जी ने अपनी दांडी मार्च शुरू किया था, ठीक है ना। हालांकि आगे जा करके इससे हजारों लोग जुड़ जाते हैं गांधी जी की इस मार्च से, तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है ना। याद रखिएगा दांडी मार्च की शुरुआत जो होती है ना, ये नमक कानून के विरोध में होती है। किसकी? नमक कानून के विरोध में। हालांकि नमक कानून क्यों ही चुना जाता है? क्योंकि गांधी जी चाहते थे कि नमक पर जो टैक्स लगाया गया है और लोगों में जागृति कैसे पैदा होगी, क्योंकि नमक हर घर में यूज होता है, इसलिए उन्होंने नमक कानून के खिलाफ इन्होंने दांडी मार्च निकाला था। ये भी आपको याद रखना है। डिटेल में बात करते हैं। अंग्रेजों द्वारा बनाए गए नमक कानून के विरोध में गांधी जी द्वारा दांडी मार्च 78 सहयोगियों के साथ साबरमती आश्रम से लेकर के याद रखिएगा, साबरमती आश्रम से लेकर दांडी गुजरात तक चलाकर नमक कानून का विरोध किया। और 12 मार्च 1930 को शुरू हुआ था दांडी मार्च। ये भी आपको याद रखना है। कब शुरू हुआ था? तो 12 मार्च 1930 को, और 6 अप्रैल 1930 तक चला था, जिसमें कुल 241 मील की दूरी तय की गई थी। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू किया गया था? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत होती है 12 मार्च 1930 को। कब किया गया था? 12 मार्च 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की जाती है। अगला क्वेश्चन है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन किस स्थान पर आयोजित किया गया था? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, प्रथम गोलमेज जो सम्मेलन है वह लंदन में आयोजित किया गया था। हालांकि तीनों गोलमेज सम्मेलन जो है लंदन में ही आयोजित किया गया था, और तीनों गोलमेज सम्मेलन में भारत की तरफ से कौन भाग लिया था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे, ये तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे, ठीक है ना। हाँ देखिए फ्रेंड्स, गोलमेज का मतलब क्या होता है? तो एक तो टेबल होता है राउंड टेबल ना, एक होता है आपका ये टेबल इस टाइप का टेबल होता है, एक आपका इस टाइप का टेबल होता है। तो इस वाले टाइप के टेबल में एक हेड होता है। क्या होता है? एक हेड होता है। बाकी जो लोग होते हैं फ्रेंड्स, एक कर्मचारी या कह सकते हैं अधिकारी होते हैं। जबकि गोलमेज सम्मेलन में कोई हेड नहीं था, यानी सबको बराबर का सम्मान दिया जा रहा था। ये अंग्रेजों की एक चाल थी गोलमेज सम्मेलन कराना, ठीक है ना। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ था? तो लंदन के अंदर हुआ था। ये भी आपको याद रखना है। डिटेल में बात करते हैं। गोलमेज सम्मेलन अंग्रेज सरकार द्वारा भारत में संवैधानिक सुधारों पर चर्चा के लिए कुल 3 गोलमेज सम्मेलन किए गए थे। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 को हुआ था, जबकि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 को आयोजित किया गया था, जबकि तृतीय गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 को आयोजित किया गया था, ठीक है ना। भीमराव अंबेडकर एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। साथ ही साथ दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भारत की ओर से महिला प्रतिनिधि के रूप में सरोजिनी नायडू ने भी शामिल हुई थी, ठीक है ना। महात्मा गांधी ने केवल दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, ठीक है ना। हुआ यूं था फ्रेंड्स कि लॉर्ड इरविन और गांधी जी के बीच एक समझौता हुआ था। गांधी जी 11 सूत्री मांगे रखे थे लॉर्ड इरविन के सामने। तो लॉर्ड इरविन ने कहा, मैं आपकी 11 सूत्री मांगों को मानता हूं, लेकिन आपको मेरी भी शर्त माननी होगी। तो गांधी जी ने कहा क्या करना होगा? तो उन्होंने कहा आपको दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेना होगा। तो गांधी जी दूसरे गोलमेज में सम्मेलन में भाग लेने जाते हैं, लेकिन वहां पर जो मौजूद नेता होते हैं भारत की तरफ से, यानी कह सकते हैं जो थे फ्रेंड्स भीमराव अम्बेडकर,
इसके अलावा याद रखिएगा जो मोहम्मद अली जिन्ना होते हैं या फिर कह सकते हैं फ्रेंड्स सरोजनी नायडू होते हैं, तो ये लोग जो है ना फ्रेंड्स ये अलग अलग पृथक निर्वाचन मंडल की मांग करने लगते हैं, जिसकी वजह से गांधी जी नाराज हो जाते हैं और गोलमेज सम्मेलन को बीच में ही छोड़ करके वापस आ जाते हैं। फिर अंग्रेजों द्वारा उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है और उनको जो है जेल में बंद कर दिया जाता है, ठीक है ना। और जेल में बंद होने के बावजूद गांधी जी जेल में ही अपना अनशन चालू कर देते हैं, ठीक है ना। तो ये भी आपको याद रखना है। तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे, तो रैमजे मैकडोनाल्ड थे, तो ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है पूना पैक्ट किस किस के बीच हुआ था, तो याद रखिएगा फ्रेंड्स मैंने आपसे बताया कि जो पूना पैक्ट होता है ना वो होता है डॉक्टर अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच पूना पैक्ट होता है ना। इसके तहत अगर मैं बात करूं तो याद रखिएगा पूना पैक्ट जो है यह यरवदा जेल के सेंट्रल जेल में हुआ था 24 सितंबर 1932 को। इस समझौते का परिणाम क्या था, केंद्रीय विधानमंडल में दलित वर्ग के लिए सुरक्षित सीटों की संख्या 18% बढ़ा दिया गया और दलित वर्ग के लिए आरक्षित सीटों की संख्या प्रांतीय विधानमंडलों में 71 से बढ़ा करके 147 कर दी गई। हालांकि मैंने आपसे बताया कि जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे उन्होंने फ्रेंड्स याद रखिएगा अनुसूचित जाति के लिए क्या मांग कर रहे थे, तो पृथक निर्वाचन मंडल की मांग कर रहे थे। बाद में जब गांधी जी अनशन पे बैठ जाते हैं तो फिर वापस से गांधी जी और अंबेडकर के बीच में एक समझौता होता है जिसे पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान की मांग कब किस वर्ष की थी, तो याद रखिएगा 1940 में मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा पाकिस्तान की मांग की गई थी। हालांकि मुस्लिम लीग में जो मोहम्मद अली जिन्ना है फ्रेंड्स ये 1913 में शामिल हुए थे, ठीक है ना। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी, तो 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना होती है और 13 में मोहम्मद अली जिन्ना शामिल होते हैं और मोहम्मद अली जिन्ना 1940 तक फ्रेंड्स याद रखिएगा जाते जाते इन्होंने पाकिस्तान की मांग कर दी, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है भारत छोड़ो आंदोलन के नेताओं को गिरफ्तार करने के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा चलाया गया ऑपरेशन कौन था, तो ऑपरेशन जीरो आवर क्या था, ऑपरेशन जीरो आवर चलाया गया था, ठीक है ना। ये भी आपको याद रखना है। डिटेल में बात करते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी जी के द्वारा 8 अगस्त 1942 को शुरू किया गया था और भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है, ये भी आपको याद रखना है। साथ ही साथ इस आंदोलन में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। इस नारा को किसने लिखा था, तो भारत छोड़ो का नारा दिया था यूसुफ मेहर अली ने। कौन लिखा था फ्रेंड्स, तो यूसुफ मेहर अली ने। अच्छा साइमन गो बैक जो नारा दिया गया था तो उसको किसने लिखा था, उसको इन्होंने ही लिखा था यूसुफ मेहर अली ने ही, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है भारत की संविधान सभा किसके तहत गठित की गई थी, तो याद रखिएगा फ्रेंड्स कैबिनेट मिशन योजना के तहत भारत की संविधान सभा का गठन किया गया। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। माउंटबेटन योजना किस वर्ष प्रस्तावित थी, तो याद रखिएगा फ्रेंड्स लॉर्ड माउंटबेटन योजना की बात करूं तो ये 1947 को प्रस्तावित थी, यानी विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। डिटेल में बात करते हैं 3 जून 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत के विभाजन के लिए माउंटबेटन योजना बनाई और इस योजना के अनुसार भारत और पाकिस्तान में विभाजित किया जाना था। ब्रिटिश सरकार ने जुलाई 1947 में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 पारित किया और परिणाम स्वरूप भारत और पाकिस्तान को विभाजन कर दिया गया, ठीक है। इसलिए भारत में 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है जबकि पाकिस्तान को 14 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स नए संसद भवन की आधारशिला किसने रखी थी, तो ये फ्रेंड्स एक टेस्ट क्वेश्चन आपके लिए है, ठीक है ना। एक टेस्ट क्वेश्चन आपके लिए जिसको आपको कमेंट में आंसर करना है कि नए संसद भवन की आधारशिला कब रखी गई थी। ऑप्शन पहला कह रहा है 9 दिसंबर 2019 को, दूसरा कह रहा है 10 दिसंबर 2020 को, तीसरा कह रहा है 11 दिसंबर 2021 को और चौथा कह रहा है 12 दिसंबर 2022 को। तो आपको बताना है कब किया गया था। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स ये छोटा सा टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो की क्वालिटी कंटेंट और आपके सत्येंद्र सर की मेहनत पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सकेगा, ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही मजेदार टॉपिक के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।